नमस्कार। प्राइम टाइम में आज लैंड बिल पर बवाल। आज जंतर मंतर में देश के कई राज्यों से आए किसानों ने नए जमीन बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, केरल, उत्तर प्रदेश से जंतर मंतर पर करीब 2,500 किसान अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। कल ही कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति भवन तक 14 पार्टियों के नेताओं के साथ इसके विरोध में प्रदर्शन कर मार्च किया था। राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर इस बिल को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। एनडीए सरकार ने संशोधनों के साथ इस बिल को लोकसभा में तो पास करा लिया था, लेकिन राज्यसभा में इसका पास होना मुश्किल है। संसद का यह सत्र 20 मार्च को समाप्त हो रहा है। कयास है कि सरकार ये सत्र 2 दिन के लिए और बढ़ा भी सकती है, लेकिन बढ़ते विरोध के बीच ये बिल राज्यसभा की सूची में नहीं है। सोनिया गांधी ने अपने नेताओं से कहा है कि इस बिल पर नरम ना पड़े तो प्रधानमंत्री खुद विपक्ष को जवाब में आक्रामक प्रचार की तैयारी में है। 22 मार्च को वो किसानों के साथ मन की बात करेंगे, सभाएं भी करेंगे प्रधानमंत्री। इसके अलावा 35 मंत्री और सांसद देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर किसानों और आम जनता को लैंड बिल के लाभों के बारे में बताएंगे। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जो लैंड बिल का इतना घनघोर विरोध सा होता दिख रहा है? सरकार द्वारा संशोधनों के बाद क्या ये सब राजनीतिक दिखावा है? क्या विपक्ष ये भ्रम फैला रहा है कि एनडीए सरकार सिर्फ उद्योग और पूंजीपतियों के लिए किसानों से जमीन छीन लेगी, या फिर सरकार को जो संशोधन करने पड़े उससे अस्थिरता का भाव झलका? कहा गया कि किसानों से कंसेंट क्लॉज में बदलाव करके उनके अधिकार पर हस्तक्षेप हुआ। इससे उनके विश्वास और अहमियत को ठेस पहुंची। लेखक और विचारक भानु प्रताप मेहता ने लिखा है कि गलत राजनीतिक संदेश भी गया। जल्दबाजी में ऑर्डिनेंस से सिग्नल गया कि सरकार के लिए उद्योग अहम है। अब जिस तरह से कृषि क्षेत्र में मुश्किलें बढ़ रही हैं, लोग सरकार को किसान विरोधी कहने से नहीं हिचकिचाएंगे। उन्होंने ये भी लिखा है कि हमारे देश में असली मसला कानून नहीं, बल्कि उसको कैसे सरकार की मशीनरी लागू करती है ये अहम है। कैसे विश्वसनीय प्रशासनिक प्रणाली आप खड़ी करते हैं जो निर्णायक बन जाता है, वो निर्णायक बन जाता है। सांसद जो है जय पांडा, उन्होंने भी एक लेख लिखा है। अपने उस लेख का शीर्षक है इंडियाज ग्रीक ट्रेजेडी। उसमें लिखा है कि जब हमारे देश में कंसेंट क्लॉज में इतना हंगामा मचा हुआ है, चीन और अमेरिका दोनों में जमीन के अधिग्रहण के लिए किसी तरह के कंसेंट की जरूरत नहीं है, जबकि दोनों के यहाँ बिल्कुल विपरीत तरह की सरकारें हैं। ये सही है कि खेती के क्षेत्र में सुधार की जरूरत है, लेकिन 60% आबादी के लिए ये कब तक रोजगार रह सकता है? हमारे किसानों के बच्चों के लिए रोजगार के अन्य अवसर खड़े किए जाएं, या फिर वे लगातार परिवार में बढ़ती जमीन पर ही निर्भर रहें? वित्तीय मामलों के जानकार एम.के. वेणु ने लिखा है कि किसान जान गया है कि उसकी जमीन की कीमत बढ़ रही है और किस तरह उसकी जमीन पहले उनसे औने पौने दामों में ले ली गई थी। यूपीए शासन में अनियंत्रित और बेतरतीब तरीके से विकास के नाम पर जमीन ली गई। एसईजेड के लिए जमीन बाद में रियल एस्टेट डेवलपर्स के हाथ में खिलौना सा बन गई। तो प्रधानमंत्री को यह समझना होगा कि अब किसान सरकार पर आसानी से विश्वास नहीं करने वाला है। तो आज हम प्राइम टाइम में समझेंगे इस रोष को, लैंड बिल को, जो सरकार के काम करने की राह में रोड़ा बनकर खड़ा हो गया है। तो हमारे साथ खास मेहमान हैं, आपको मिलवा देती हूँ कौन कौन हमारे यहाँ मौजूद है। राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, आज जंतर मंतर पे मौजूद थे। नमिता वाही हैं, फेलो हैं सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की। इन्होंने आज एक लेख लिखा इंडियन एक्सप्रेस में। इनके लेख से एक एक्सपर्ट हैं इस फील्ड की, हमें समझाएंगे कि मसला क्या है। जीवीएल नरसिम्हा राव प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मीम अफजल साहब प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जंतर मंतर पर किसानों के जो प्रदर्शन से जुड़ी हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट देख लेते हैं। ये लैंड बिल क्या है, मालूम है कुछ इसके बारे में आपको? हाँ, क्या है? क्या है? चर्चा में दिया मांग भी आए हैं? मांग भी आए कि हक दो हमारा। नहीं, क्या मांगने आए हैं? गेहूँ चना का हक मांग रहा है, जो सड़ गई है फसल। सड़ गई, अच्छा। हाँ, तो लैंड बिल जानते हैं क्या है? ये जमीन अधिग्रहण बिल का मालूम है? नहीं जी, नहीं जानते इसके बारे में। बिल में क्या है नहीं पता,
पर विरोध जारी है। दरअसल जबरन जमीन छीने जाने की आशंका ही इन किसानों को जंतर मंतर तक ले आई है। इसके अलावा बेमौसम बारिश से हुआ नुकसान, जिसके मुआवजे की ये किसान मांग कर रहे हैं। ये तय है कि भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर किसानों तक सही जानकारी अभी तक न तो सरकार पहुंचा पाई है और न ही उनके लिए काम करने वाले दूसरे संगठन। ये नजारा संसद मार्ग का है, जहां भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले हजारों की संख्या में पूरे देश से आए किसान जुटे हैं। जो इनके इशू हैं, बड़ा सबसे इशू है कि जो भूमि अधिग्रहण बिल जो आया है, इसके विरोध में पूरे देश का किसान है और हमें ये बिल कतई मंजूर नहीं है। जो ये राज्यसभा में बिल है, अगर विपक्ष इसका विरोध नहीं करेगा तो हम उनका भी विरोध करेंगे। इस महापंचायत में कई राजनीतिक पार्टियों के नेता भी पहुंचे। आम आदमी पार्टी के योगेंद्र यादव और सीपीआई के अतुल अंजान भी खुद को किसानों का हितैषी बताने की कवायद में जुटे दिखे। भूमि अधिग्रहण बिल जो है, इससे पहले जो अध्यादेश था, ये तो किसान के साथ धक्का है, किसान के साथ धोखा है। किसानों की दूसरी मांगों में गन्ने का समर्थन मूल्य, कर्ज में डूबे किसानों को मदद जैसे कई मुद्दे हैं, जिन्हें लेकर उनका कहना है कि मांगें पूरी होने तक ये महापंचायत जारी रहेगी। यहाँ बैठे हजारों लोगों को भले ही जमीन अधिग्रहण बिल के बारे में जानकारी ना हो, लेकिन इनकी भावनाएं इस बिल से जुड़ी हुई हैं। इनका मुद्दा काफी गंभीर है। ऐसे में सरकार को इनसे बात कर इस मुद्दे के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। नई दिल्ली से कैमरामैन हीरा मंडल के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो राकेश टिकैत हमारे साथ तमाम मेहमानों के साथ मौजूद है। राकेश जी, सरकार ने संशोधन कर दी है, इसको एक पास भी करा दिया गया लोकसभा में। क्यों इतना विरोध? काफी जो चीजें हैं वो उसमें संशोधित कर दी गई हैं। नहीं, ये तो संशोधन 1 साल पहले जब एनडीए की गवर्नमेंट थी, उस टाइम पे भी बीजेपी के लोग सब इससे सहमत थे। जो 1894 का भूमि अधिग्रहण कानून चेंज हुआ, उसमें सारी पार्टियां, सारे किसान संगठन उनसे पूछ के संशोधन करे गए थे। मतलब 1.5 साल में संशोधन की कहाँ जरूरत पड़ गई थी। ये तो एक किस्म की हठधर्मी को हो, गुंडागर्दी को हो, दूसरों को लाभ पहुंचाना को हो, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं। मतलब अभी क्या संशोधन किया? हमारी आप जमीन ले लोगे। जो यूपीए मैं शुरुआत से जो यूपीए बिल लेकर आई थी 2013 का, उससे तो आप संतुष्ट थे? उसमें कुछ मुद्दों पे हम संतुष्ट नहीं थे, लेकिन मोटे तौर पे संतुष्ट थे कि जो एक जीने का एक रास्ता मिल गया था किसानों को। लेकिन ये बीजेपी सरकार तो पूर्ण रूप से, बीजेपी सरकार नहीं इसको कह सकते, मोदी सरकार, बीजेपी नहीं, मोदी सरकार जिस तरह से ये लेकर आई है, और फिर तुरंत हमने इनको लेकिन जो संशोधन किए हैं उसपे तो उन्होंने काफी बदलाव किए। अच्छा, इतना बड़ा कर फिर थोड़ा सा छोड़ दो, हाँ। वो भी गलत है। अच्छा, अभी जो क्या इतना बड़ा किया, जो बदला बाद में, उससे आप लोग ठीक खुश नहीं है? नहीं, हम खुश नहीं हैं। हाँ। अभी जो इन्होंने बदलाव किया है, आप ये बताओ कि हाईवे के दोनों तरफ ये जमीन ले लेंगे 1 किलोमीटर, रेलवे लाइन के दोनों तरफ जमीन 1 किलोमीटर ले लेंगे। अगर इनको इंडस्ट्री जोन लगाने हैं, ये इंडस्ट्री जोन डिक्लेयर करे, व्यापारी किसान से जमीन खरीद लगा, उसको क्या आपत्ति है? उत्तराखंड में इस तरह से हुआ है, बहुत स्टेटों में हुआ है। आप कह रहे हैं इसमें सरकार का हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है? जरूरत नहीं है। आप देखो, उसमें अगर कोई बिल्डिंग या कोई वो खड़ा करना है, उनको कोई प्रोजेक्ट लगाना है, उसमें लेबर से लगा के, कंक्रीट से लगा के, उसमें हजारों आइटम लगते हैं, उसमें इंजीनियर, मैन पावर सब लगेगी, वो बाजार रेट से आती है। किसान की जमीन सस्ती क्यों ले? मतलब आप उसकी जमीन लोगे, उससे पूछोगे भी नहीं। जब हम बनाते हैं जितने ये पॉलिटिकल, तो ग्रामीण जमीन 4 गुना ज्यादा, शहरी जमीन 2 गुना ज्यादा, कॉम्पनसेशन जो मिलेगा वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं है। कॉम्पनसेशन ठीक नहीं है ये। अच्छा, आप कॉम्पनसेशन उनसे बातचीत कर दो, किसानों से बात करो, उनकी प्रॉपर्टी ले रहे हो, उनसे बात करो। आप किसान दे देगा जमीन, अगर कहीं जरूरत होगी। किसान तो फ्री में भी जमीन देता है। हमने करीब 400 से ज्यादा बिजली घरों के लिए फ्री जमीन दी, उनकी बिल्डिंग बनवा के हमने दे दी। हमने स्कूलों के लिए जमीन दी, बहुत जमीन ने किसान देता है। ये मसला मेरे समझने के लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए मैं थोड़ा बहुत जो आप लोगों के माध्यम से अब समझूंगी, और हमारे दर्शक तो जानते ही हमसे बेहतर। तो आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से सरकार बीच में पड़ेगी वो आपत्तिजनक है आपके लिए? आपत्तिजनक है। हाँ।
ये कुछ नहीं देते। आप अगर मध्य प्रदेश में आप देख लें, मध्य प्रदेश में 12 रुपया मीटर कौन सी चीज आती है मुझे ये बता दो, आपको आती है 12 रुपया मीटर? 12 रुपया मीटर मध्य प्रदेश में जमीन का रेट है, अधिग्रहण हो रही है, वो खबर नहीं आ सकती यहां तक। आप जाकर देख लो अनूपपुर में, शहडोल में, हम 27 दिन जेल में रहे इसी बीजेपी की गवर्नमेंट में, वहां पे जमीन का रेट 12 रुपया मीटर है। उस किसान ने ये कहा कि जो आप कपड़ा पहन रहे हो इसका रेट हमको दे दो। कपड़ा 800 रुपया मीटर का है, जमीन का भाव 12 रुपये मीटर का है। तो क्या वो बंजर जमीन है? क्योंकि ये भी है एग्रीकल्चर लैंड है। अच्छा। उसमें खेती होती है। अच्छा। किसानों को उजाड़ा जा रहा है। वो खबर यहाँ तक नहीं आएगी, दिखाई नहीं जाएगी। आप कह रहे हैं आपके माध्यम से ये जनता तक पहुंच रही है। हमारे साथ मिस्टर जीवीएल नरसिम्हा राव मौजूद हैं। मिस्टर राव, किस तरह से आप ले रहे राकेश जी की इस बात को कि ये खबरें नहीं आएंगी कि भाई मध्य प्रदेश में 12 रुपए मीटर पे जमीन मिल रही है? अनूपपुर में पावर प्रोजेक्ट के लिए जमीन राकेश जी, निधि जी, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो अधिक ये कब की बात कह रहे हैं मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये ऐसा एक केस दिखाया हाल ही में। हम फिर एक दिन डिबेट पर बैठेंगे आपके साथ, मैं साबित करूंगा ये आरोप गलत है। ये आप कल करिए डिबेट, परसों करिए। मैं कह रहा हूं आपके आरोप गलत है, बेबुनियाद है, गलत है। भाई मैं तो क्योंकि बात सुन लीजिए ना आप, मैं अभी की बात कह रहा हूं ना, आप सुन लीजिए। हाँ जी। आप लड़ते क्यों है? सुन लीजिए पहले। मैं आपको ये कह रहा हूं, इसी पर हम बात करेंगे, फिर जरूरत होगा तो कल करिए बहस, परसों करिए। अच्छा, आज के लिए क्यों नहीं? लैंड एक्विजिशन सुनिए पहले। मैं फिर आप कब की बात कर रहे हैं? कांग्रेस की कार्यकाल की बात कर रहे हैं। इस भूमि अधिग्रहण बिल 2013 के एक्ट बनने के बाद उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है मार्केट वैल्यू की डिटर्मिनेशन कैसे किया जाएगा। क्या इसमें क्या एक्ट में नहीं है? आप एक्ट पढ़े हैं नहीं पढ़े? इसमें क्या लिखा है? देखो, किसान ने सारी चीज पढ़ ली है, किसान को वो पता है कि जो उसको मिल रहा है। गलत बात क्यों कर रहे हैं? आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे मैं आपसे राकेश जी जानना चाहूंगी, ये जो बिल है हमारे पूरे, जानकारी क्यों दे रहे हैं? आप किसान हैं, झूठ मत बोलिए। नहीं ऐसे मत बोलिए आप। ऐसे कैसे कह सकते हो? नहीं समझिए बात, मैं आपसे पूछ रही थी कैद जी, मतलब किसान की जमीन हमारे देश में विविधता है, एक्ट में लिखा हुआ है, डिस्पैरिटी है, मार्केट वैल्यू कैसे सिद्ध जिस तरह से मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, करीब हमारे अगर 600 जिले हैं तो जिस तरह से नमिता ने अपना आर्टिकल लिखा है कि 165 के करीब, जो 160 के करीब ऐसे जिले हैं जो लैंड कॉन्फ्लिक्ट जोन की तरह देखे जाते हैं, और उसका अध्ययन करने की जरूरत है। लेकिन क्या ये एक सवाल है जो हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि क्या एक कानून हमारे पूरे देश में, क्योंकि इतनी विविधता है, कहीं पे जमीन सस्ती हो सकती है, कहीं पे महंगी हो सकती है, उस पर लागू हो सकता है कि नहीं? नमिता, ये जो कंफ्यूजन, आपसे जब मैं बात कर रही थी कार्यक्रम में आने से पहले, आप कहते हैं कंफ्यूजन सा है, बहुत बड़ा क्या है, किस तरह से स्थिति, आप एक्सपर्ट हैं इस फील्ड की, देखते हैं उसे? जो पॉलिटिकल एक डिस्कोर्स में एक कन्फ्यूजन है, सर्वोपरि अधिकार या एमिनेंट डोमेन पावर जिसे कहते हैं, जिसके तहत लैंड एक्विजिशन होता है, और वो ये है कि ये जो पावर है ये एक फोर्सेबल पावर है जो स्टेट के पास होती है कि वो किसी का प्राइवेट इंडिविजुअल से लैंड ले सके। ये स्टेट को पावर आती है क्योंकि हम लोग मिलकर हमने एक स्टेट बनाई है और अपने कुछ राइट्स उनको दिए हैं। पर ये पावर बिकॉज इट फोर्सेबल है, कंसेंट के बिना होती है लोगों के, इसलिए इसको सिर्फ 2 कंडीशंस में एक्सरसाइज करना होता है। पहला है कि एक पब्लिक पर्पस या लोक प्रयोजन होना चाहिए, और दूसरा ये है कि जिससे ये लैंड या ज़मीन ली जा रही है उसको ऐसे कॉम्पेंसेट करना चाहिए ताकि वो पब्लिक गुड का बर्डन डिस्प्रपोर्शनेटली ना बेयर करे। अब हुआ क्या है कि जो एमिनेंट डोमेन में पब्लिक पर्पस की डेफिनेशन को बहुत एक्सपैंड कर दिया है, और इन एरियाज जिन एरियाज में ट्रेडिशनली जो गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करती थी, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज, रेल रोड्स, उसके अलावा बहुत सारे और पर्पसेस को ज्वाइन कर दिया है, और उससे ये एक प्रॉब्लम है। और इसलिए क्योंकि वो ऑन द फेस ऑफ इट अनजस्ट है कि आप किसानों से या और लोगों से ज़मीन लेकर आप प्राइवेट इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने फिर कंसेंट प्रोविजन भी लाया। मैं भी जानना चाहती हूँ, एक ये आरोप लग रहा है कि भाई सिर्फ प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए लिया जा रहा है, उद्योग, बीजेपी है या जो एनडीए सरकार है सिर्फ ये उद्योगपतियों के लिए कर रही है फेवर, ये आशय क्यों आ रहा है?
पहली बात तो ये गलत है कि लैंड एक्विजिशन सिर्फ प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए हो रहा है। पिछले 65 साल में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा लैंड एक्विजिशन स्टेट ने ही किया है। डैम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग, आप पिछले 7 सालों में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम लैंड हैज़ बीन डाइवर्टेड फॉर कोल माइनिंग। कोल माइनिंग सो वो तो यूपीए के कार्यकाल में हुआ होगा। हाँ, मतलब यूपीए और अब यूपीए के कार्यकाल में हुआ है डेफिनेटली। तो ये तो गलत है कहना कि सिर्फ प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए हो रहा है। लेकिन स्टेट के कुछ पर्पसेस के लिए लैंड एक्विजिशन, फोर्सेबल लैंड एक्विजिशन जो है वो सही है, बिल्कुल। लेकिन फॉर प्राइवेट एसईजेड और प्राइवेट होटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड वो सब जो हैं उन सब के लिए सही नहीं है। और आई थिंक ये अब जो ये संशोधन हुआ, मैं ये समझना चाह रही हूँ, जो अब ये संशोधन हुआ कि भाई जो हॉस्पिटल्स हैं या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कमर्शियल उसके लिए, तो वो हटा दिए गए, ऐसा हुआ ना? ऐसा हुआ है। हाँ। लेकिन अभी जैसे 5 एग्जेम्प्टेड पर्पसेस हैं, अगर हम देखें उनको, डिफेंस, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, अफोर्डेबल हाउसिंग, कुछ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी था वो हटाया गया है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स जो मेंशन हुआ है, अब मतलब डिफेंस समझ आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर समझ आता है, पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए क्यों गवर्नमेंट को अक्वायर करना पड़े लैंड, ये क्लियर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मिस्टर राव, क्यों करना चाह रही है सरकार इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण? ये देखिए, क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन करना क्या हमारे लिए जरूरी नहीं है? क्या पिछले साल में जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, सारे मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, यहाँ एक लेटर है जो सबसे इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है महाराष्ट्र, जो उस समय पृथ्वीराज चौहान ने खुद लिखा है कि 80% या 70% का जो क्लॉज है कंसेंट का, इसको बिल्कुल हटाया दिया जाए क्योंकि इसके तहत भूमि अधिग्रहण असंभव होगा। ये उनका खुद का लेटर है। ऐसे ही कांग्रेस के सभी राज्य लिखे हैं, बाकी सभी राज्य भी लिखे हैं। लगभग सभी राज्य सरकारों के तरफ से एक राय थी कि ये भूमि अधिग्रहण जो बिल, जिस प्रकार के प्रावधान इसमें किए गए, इसके तहत भूमि को एक्वायर करना किसी भी पर्पस के लिए असंभव है। तो इसलिए क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन एक विषय है हाईवेज में जिसमें इंडस्ट्री को लगा दिया जाएगा? क्या किसान के बेटे को नौकरी की जरूरत नहीं होगी? क्या रूरल एरियाज में क्या जब 1 एकड़ सीमित एक एकड़ तक मान लीजिए इंडस्ट्री लगेगा, क्या वहां की लैंड की कीमतें नहीं बढ़ेंगी? क्या उसका बेनिफिट किसानों को नहीं जाएगा? क्या वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगा? क्या उस एरिया डेवलपमेंट नहीं होगा? क्या सिर्फ मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव में ही इंडस्ट्री डेवलप करना है? क्या पूरे राज्य में नहीं होना चाहिए? ठीक है, राकेश जी के पास आऊंगी ये पॉइंट को समझने के लिए, लेकिन यहाँ पे मीम अफजल साहब आप मौजूद हैं। बार बार एनडीए सरकार यही कह रही है, जयराम रमेश का भी आर्टिकल है हम सबके सामने, मतलब जब उनसे बातचीत हुई थी उन्होंने ये कहा था कि भाई कांग्रेस के उनको फेयर्स थे, कंसर्न्स थे कई चीफ मिनिस्टर्स के, और अब जिस तरह से मिस्टर राव कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में कंसेंट क्लॉज को हटाने के लिए महाराष्ट्र की कांग्रेस की सरकार ने भी कहा था और तमाम फहरिस्त थे सबके सामने, तो कांग्रेस क्यों अब इतनी अगुवाई करके, मार्च करके राष्ट्रपति के पास जा रही है? पोस्चरिंग है ये सिर्फ? निधि जी, पहले इस पूरे मसले को जरा समझने की कोशिश कीजिए। और मैं पहला टेलीविजन चैनल देख रहा हूं जिसमें आपने किसी समझदार और मामले को समझने वाले किसान लीडर श्री राकेश जी को बिठा करके उनके मुंह से, यानी फ्रॉम द हॉर्स माउथ, हम लोग शहर में बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं, मैं भी कर सकता हूं, आप भी कर सकती हैं, GL नरसिम्हा राव जी भी कर सकते हैं, हमको बहुत कुछ बताया जाता है और हम उसके मुताबिक बोलते भी हैं। लेकिन आपने देखा कि उन्होंने जो बातें कही उसमें कितनी सच्चाई थी। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, चलिए मैं वहां से शुरू करता हूं कि हमने ये कानून बनाया, उससे पहले शिकायत थी, ये 1896 या 94 का कानून था, जाते चुनावों से पहले आपने ये योगदान दिया है इस लैंड बिल का। मैं देखिए निधि जी पहले मेरी देखिए, आप मेरी इंटेंशन पर डाउट करें इससे पहले मेरी बात सुन लें, आपको पूरा अख्तियार है जी। मेरा ये कहना है कि एक बिल हमने जो लेकर के हम आए थे उसको तमाम पार्टियों की मंजूरी थी। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू में इस पर बड़ा एतराज किया था, हमने भारतीय जनता पार्टी से बात की, तमाम अपोजिशन पार्टियों से बात की, उसके बाद उनको मनाया, उनको समझाया, उन्होंने जो संशोधन दिए, और किसने दिए? अरुण जेटली जी ने, सुषमा स्वराज जी ने, हमने उनको इनकॉर्पोरेट किया, उनको शामिल किया, उसके बाद एक कानून बन गया।
कानून बनने के बाद उसका इतलाक यानी उसका निफाज नहीं हो सका, यानी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, और नई सरकार आई, उसको चाहिए था उस कानून को लागू करते। अगर जैसा कि राकेश जी भी कह रहे हैं कि कुछ शिकायतें थीं, उसको नाफिज करते, उसको लागू करते, उसके बाद उसके अंदर कुछ शिकायतें होती है तो पुराने कवानीन के अंदर हमेशा संशोधन होता रहता है, वो किया जा सकता था। लेकिन एक बगैर किसी वजह के जो ये वजह बता रहे हैं बिल्कुल गलत है। कुछ चीफ मिनिस्टर ने जरूर लिखा था, हमने उनसे भी बात की और उनको कन्विंस किया, उसके बाद ही ये बिल आया है। अगर हमारे किसी चीफ मिनिस्टर ने लिखा या आपके चीफ मिनिस्टर ने लिखा, हमने उनकी तसल्ली करने के बाद इस कानून को हम लेकर के आए थे। आपने बगैर किसी वजह के इस कानून को बदला, जिससे एक मैसेज गया कि आप इसमें जो संशोधन आपने अभी भी 9 संशोधन किए हैं, क्यों किए भाई? आप जो लाए थे वो तो बड़ी जबरदस्त चीज थी। जो आप ऑर्डिनेंस लाए थे वैसा का वैसा ही कानून पास करते, तो आपने जब देखा दबाव पड़ा तो आपने 9 संशोधन कर दिए। हमारा कहना यह कि जो कानून पहले बना था, आज किसान भी इस बात को मानता है, देश की जनता भी इसको मानती है, अपोजिशन की 14 पार्टियां मानती हैं। वही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो 2-3 पार्टियां हैं, शिवसेना इसके खिलाफ है, अकाली दल जहनी तौर पर इसके खिलाफ है, रामविलास पासवान इसके खिलाफ हैं, अंदरूनी तौर पर वो बोल नहीं सकते हैं। तो आप कौन होते हैं कि आप सबके ऊपर अपनी मंशा को लागू करें? मैं कहता हूं बहुत अच्छा है, और हमारा बिल बहुत खराब था, लेकिन पार्लियामेंट जो है वो सेंस से चलती है। उसमें अगर आपके पास लोकसभा में मेजॉरिटी है तो उसकी बुनियाद पर आप उसे पास करके ले जाएं, तो फिर आपको राज्यसभा में तो जाकर के सामना करना ही पड़ा, और आप देख रहे हैं। और कल जो मार्च हुआ वो तारीखी मार्च था जो सोनिया जी की अगुवाई में हुआ। मुझे एक बात बताइए, बहुत सारे लोग इनके कहते हैं कि सोनिया जी ने इसको लीड किया, क्या हो गया? मैं ये कहता हूं सोनिया जी की अगुवाई में 14 पार्टी इकट्ठी हो गई, सोनिया जी जो बात कह रही हैं सब लोग उसे मान रहे हैं, तो ये हमारी पार्टी और हमारी लीडरशिप की एक्सेप्टेबिलिटी है।